Dear students, welcome back. Part 2 of Approaches to Indian Nationalism. हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में नेशनलिस्ट एंड इंपेरियलिस्ट अप्रोच को हम लोगों ने एनालाइज किया, विवेचना की। इस वीडियो में हम लोग जो बाकी बचे हुए दो पर्सपेक्टिव या अप्रोचेज हैं, मार्क्सिस्ट एंड सबअल्टर्न, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो थीम है ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर अंडरग्राउंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीए पॉल साइंस ऑनर्स के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज में। लेकिन ये थीम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूजीसी नेट से लेके सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस थीम से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। मे बी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर भूमिका। हम लोग कहां पे हैं? जो मैंने बोला कि जो जिसके लिए मैं बेसिकली बना रहा हूं वो है फर्स्ट ईयर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बीए पॉल साइंस ऑनर्स। उसकी एक कोर पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में DSC 3, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके हम लोग यूनिट 1 पे हैं, फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। इसका भी फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हम लोगों ने पहले किया था, अभी मार्क्सिस्ट एंड सबअल्टर्न कर रहे हैं। सो हम लोग यहां पे हैं। अब आइए हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। इससे पहले कि, क्योंकि इसके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, तभी आप सेम पेज पे आ पाएंगे। लेकिन एक बैकग्राउंड समझिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया के क्यों इतने सारे अप्रोचेज हुए, इसको समझने के। जब ब्रिटिश इंडिया में आए उसके पहले का इंडिया क्या था? मुगल का शासन था जो ढह रहा था। रीजनल छत्रप बंगाल में अलीवर्दी खान और उनके जो वंशज थे, वो अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम, ये सब जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके थे। मराठा का अलग राइज हो रहा था, तो साउथ में अलग टाइप की जो है नेशन का कॉन्सेप्ट था, देश का कॉन्सेप्ट था। ऐसे में कोई एक कि पूरे जिस भूभाग को, जिस टेरिटरी को ब्रिटिश ने अपने अंडर में लिया, ये कहते हुए कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है इंडिया, वो कोई नेशन है एक, इसकी अवधारणा उस समय में तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उस समय में नेशनलिज्म नाम की जो ये आइडियोलॉजी थी, वो सर चढ़ के बोल रहा था यूरोप में। और उसी का एक परिणाम था कि ये कॉलोनियलिज्म हुआ। सभी नेशन में कंपटीशन हो रहा था कि मेरा नेशन महान, मेरा नेशन महान, हम दूसरे देश पे जाके कब्जा करके अधिक से अधिक धन जो है बटोरेंगे और उन्नत बनेंगे। तो ये जो कंपटीशन थी वो नेशनलिज्म के भावना से ओतप्रोत थी, फोर्स करता था। डेफिनेटली जो अंग्रेजी पढ़े हुए जो क्लास उभर के आए, उन्होंने जब ये नेशनलिज्म की भावना को पढ़ा तो उनको ये फील हुआ कि यस, इंडिया भी एक तरह का नेशन है, जैसा यूरोप कहते हैं। हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा सोच, रहन सहन, चाहे हम साउथ में हो नॉर्थ में हो, लगभग एक जैसा है। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जोड़ता है, और यदि इस्लाम भी है तो दोनों एक तरीके से जो है सोचते हैं, एक ही तरीके का उनकी जो जीवन के बारे में जो सोच है, क्योंकि मतलब एक जमीन से उभरे हुए लोग हैं। और अधिकतर मुस्लिम क्या थे, वो कन्वर्टेड थे, बहुत थोड़े मुस्लिम जो है वहां से आए थे। तो उनका एक पास्ट लिंकेज भी जो है उसी हिंदू ट्रेडिशन से तो थोड़ा बहुत था ही। जो जैन बुद्धिस्ट निकले थे वो भी उसी ट्रेडिशन से निकले थे। बहुत सारे सेक्ट जो निकले, सिद्धा, योगा, भक्ति, वो तो बिल्कुल हिंदू से निकले थे। तो एक ओवर आर्किंग जो है हिंदुइज्म का, इसको हिंदुइज्म कहना हो सकता है गलत हो, लेकिन जो सावरकर जी ने कहा एक हिंदू कल्चर, यदि हम उसको रिलीजन से ना भी जोड़े तो एक हिंदुस्तानी कल्चर आप कह लीजिए, यदि वो उसको ज्यादा सेकुलर समझते हो, तो वो जरूर एक सबको बांधता था। भले ही हम मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेज को बोले, डिफरेंट रीजन में रहें, और हमारी अवधारणा एक पूरे समूचे भारत को लेके ना हो, लेकिन फिर भी ये तो था ही कि हम लोग एक जैसे लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, हिमालय से नीचे समुद्र तक, और इधर द्वारका से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक, ऐसा तो था। उसको उभारने की कोशिश जो है, वो जो इंटेलिजेंसिया थी, ऑफ कोर्स वो अंग्रेजदा थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, और उनकी जो लिबरल थॉट थे, जो वैल्यूज थे, राइट, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन, उससे वो प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने भारत के अंदर भी झांका और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि हम एक देश हैं। तो अब लेकिन ये एक सोच थी। अब इस सोच में जो है, जो कॉलोनियल मास्टर हमारे थे वो भी हिस्टोरियन को इंप्लॉय करते थे। उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा, उन्होंने भारत की
नेशनलिज्म को कैसे देखा, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। किस किस तरह से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा देश है ही नहीं भारत, ये तो टुकड़ों टुकड़ों में, जातियों में, धर्म में, लैंग्वेज में, रीजनलिज्म में बटा हुआ जो है, ट्राइब में, बस एक असेंबलीज ऑफ पीपल है, इसको तो हमने यूनाइट करके एक इंडिया दिया है और हम जाएंगे तो फिर ये बिखर जाएंगे। इस तरह की जो डेरोगेटरी सोच थी। लेकिन जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं वो नेशनलिस्ट सोच थी, जिससे कि हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर जो है वो गाइडेड होते थे। फिर मार्क्सिस्ट एंड सबअल्टर्न क्या है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उन्होंने एक अलग टाइप की सोच से विवेचना की, हिस्ट्री की, नेशनलिज्म की हिस्ट्री की, इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उसको हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। इट इज नॉट दैट कि हम केवल ये जानेंगे कि उन्होंने क्या सोचा, हम ये भी जानेंगे कि क्या उस सोच में कोई कमी हमें आज दिखती है या नहीं। सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस होल डिस्कशन। आपको पता है कि मार्क्सिस्ट का तो एक ओवर आर्किंग अप्रोच है कि वो सभी को क्लास के चश्मे से देखते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो सोशल रिलेशन इस कारण से बनती है, कौन जो है मोड, मींस एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और कौन अपने लेबर सेल करता है। और उसके चलते जो क्लास कंट्राडिक्शंस या क्लास डिफरेंशिएशन या क्लास एंटागोनिज्म, जो क्लास स्ट्रगल होता है, उन सब के को सेंटर में रख के या उसको उसी नजरिए से ये हिस्ट्री को देखते हैं या सभी फिनोमेना को देखते हैं। तो इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को भी उसी चश्मे से देखा। इनका ये कहना था, चलिए यहां पे चलिए जो है उसी के अनुसार करते हैं, फ्री विलिंग भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन लेट अस डू इट लाइक दिस। इट क्रिटिसाइज बोथ द कॉलोनियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट व्यू ऑन इंडियन नेशनलिज्म। इन्होंने दोनों को काटा। इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर को तो ध्यान रखा ही नहीं, क्लास फैक्टर को तो ध्यान रखा ही नहीं। कॉलोनियल अप्रोच जो है वो तो बिल्कुल एक वेस्टर्न अप्रोच लिया और उसने हमें डिमीन किया, हमारे पीपल को भी, और हम इंडिया को ही एज ए होल उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया कि हम तो इंडिया एक नेशन, राष्ट्र है ही नहीं, टूटे फूटे हुए हैं। और उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे जो डायनेमिक्स है, क्लास की डायनेमिक्स, उसको भी उन्होंने ठीक से समझा नहीं। देन नेशनलिस्ट अप्रोच को भी उन्होंने एक तरह से उनका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि ये खोजने लगे इंडियन नेशनलिज्म का रूट एंशिएंट इंडिया में, जो कहीं था ही नहीं, इनके अनुसार से नहीं था। ये एक इमेजिनेशन था और नेशनलिज्म यूरोप की एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और उसको आप यहां पे रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू नेशनल मूवमेंट। तो ये एक आपका प्रयास था, लेकिन आपने झूठ मूठ में एक मिथ और एक कह लीजिए कि इमेजिनरी वे में आपने पास्ट में नेशन खोजने की कोशिश की। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके इलिटिज्म को भी इन्होंने टारगेट किया, ये कहते हुए कि आप कौन हो, आप तो बोर्जोइस क्लास के हो और उसी क्लास इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने नेशनल मूवमेंट का सहारा लिया। मासेज को केवल आपने इसलिए साथ में लिया कि किसी तरह एक फ्रंट बना के हम ब्रिटिश को भगा दें और फिर सारे जो शासन पे जो है वो बोर्जोइस का कब्जा हो जाए। मास तो आपके लिए जस्ट एक टूल था, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट या टूल ही था। ये उन्होंने डिराइव किया नेशनलिस्ट अप्रोच को। According to them, although the national movement was an expression of the basic antagonism between the Indian people and imperialist government, देखिए ये इन्होंने एक और बुराई की थी इंपेरियल अप्रोच का। इन्होंने कहा कि उन लोगों ने तो जो बेसिक जो टकराव था, एंटागोनिज्म था कॉलोनियल रूल और इंडियन पीपल के बीच में, उसको बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया, सब चंगा सी। मतलब ये कह दिया कि नहीं ये तो ब्रिटिश एम्पायर तो बहुत बेनिवोलेंट है, वेलफेयरिस्ट है और इंडियन पीपल तो बिल्कुल अच्छा मान रहे हैं, हमने इतनी सारी रेल दिया, पोर्ट दिया, हवाई जहाज दिए, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन दिए, सब खुश हैं। क्या मुगल काल में क्या था? इसको मार्क्सिस्ट कहते हैं ये गलत है। लोगों में इमेंसिपेशन की भावना रहती है, कोई भी फॉरेन रूल को बर्दाश्त नहीं करता है और ब्रिटिश रूल से आजाद होने की जो भावना थी उसको उन लोगों ने अपने हिस्ट्री में बिल्कुल जगह ही नहीं दी। उनके लिए नेशनल मूवमेंट का कोई मायने ही नहीं था, जबकि है, मायने था। हम मार्क्सिस्ट उसको मायने देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया में नेशनल मूवमेंट हुआ, जैसे उसको कैपिटलिस्ट क्लास या बोर्जोइस क्लास ने लीड किया और जो उन्होंने उसके इंटरेस्ट में काम किया, उसकी हम बुराई करते हैं। लेकिन जो इंपेरियल अप्रोच था उसने तो इसको माना ही नहीं कि देयर इज any antagonism between colonial rule Indian people and Indian national movement so as such.
So, यही बात यहां पे लिखी हुई है. It argued that although the various classes, including the peasantry and the working class, participated in the national movement, its basic character remained bourgeoisie and it worked for the capitalist interest. यही बात मैं बार बार कह रहा हूं. इन्होंने कहा कि ठीक है, नेशनल मूवमेंट हुई, नेशन की जो मॉडर्न जो यूरोपियन भावना थी उसको उभारा भी गया, उससे नेशनल कॉन्शियसनेस भी पैदा हुई, मासेस भी इन इलीट लीडर के साथ मिलकर के नॉन कोऑपरेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट किए, लेकिन इसका कैरेक्टर जो है नेशनल मूवमेंट का वो बॉर्जोजीज रहा. मतलब बॉर्जोजीज क्लास क्या है? जो इंटेलिजेंसिया, पढ़े लिखे लोग, जो प्रोफेशनल, जिसको आप एक तरह से कैपिटलिस्ट क्लास भी कह सकते हैं, मिलता जुलता है, जो समाज में एक इलीट वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा ये गाइडेड, उनके इंटरेस्ट में और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और फर्दर करने के लिए ये नेशनल मूवमेंट था, ऐसा इनका मानना है, जिसमें कि मास को उन्होंने जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इवन नेशनल मूवमेंट को भी एक मुखौटे के तौर पे यूज किया. इस तरह से ये क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का और इंडियन नेशनलिज्म का भी. यदि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो इन दिस व्यू ऑल नेशनलिस्ट लीडर, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो पटेल हो, नेहरू हो, सभी जो है बॉर्जोजीज क्लास से आते थे. वो लोग कंजर्वेटिव थे, स्टेटस कोइस्ट थे, मतलब जो सत्ता जैसी चल रही है जिसमें सुविधा भोगी थे, और वो सत्ता में जो है अपना एक तरह से वर्चस्व चाहते थे, हेजेमनी चाहते थे, और दे वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट बॉर्जोजीज क्लास. तो इनके अनुसार से ये सारे जो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, ये कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल मूवमेंट का सहारा लेते थे. फॉर देम, इवन यहां तक बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी उसको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि ये एक तरह का छद्म था, ये एक तरह का शैम था. ये केवल इसलिए था कि जो प्रोलेटेरियन क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो वायलेंट होकर के प्रॉपर्टी क्लास की प्रॉपर्टी को छीन ना ले, उसके चलते जो है अहिंसा का एक नारा गांधी जी ने दिया. तो अहिंसा कोई मोरल आइडियलिस्टिक वेपन नहीं था, बल्कि ये एक तरह का एक चालाकी भरा इंस्ट्रूमेंटल वेपन था कैपिटलिस्ट क्लास के प्रॉपर्टी को प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन से बचाने के लिए. जिस तरह से चौरी चौरा में इवेंट हुई, सोचिए इन लोगों का कहना है कि उसी तरह के इवेंट लोग सड़क पे उतर करके और उस समय के टाटा बिरलास की संपत्ति छीनने लगते तो क्या होता. तो गांधी जी अहिंसा, सत्य, मतलब अहिंसा के जो रास्ते पे लोगों को चलना सिखाते थे, वो इसलिए कि किसी भी मौके पे ऐसे नौबत ना आए कि लोग जो हैं कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट विद्रोह कर दें. इन दिस अप्रोच कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ इंडिया कोलाइडेड. देखिए इसमें, इस अप्रोच में यह कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो इंडिया की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट क्लास जो यहां के रूल कर रहे थे उनके साथ उन्होंने कोलाइड किया, मतलब एक तरह का शैतानी भरा गठबंधन किया यहां के मासेस को दबाने के लिए. ये मार्क्सिस्ट थॉट का बहुत बड़ा ये है कि दोनों कैपिटलिस्ट क्लास एक हो गए. और इनका ये भी मानना था कि ये जो जिसको हम नेशनल मूवमेंट बोलते हैं, ये दो कैपिटलिस्ट क्लास की लड़ाई थी. एक कैपिटलिस्ट क्लास ब्रिटिश रूरल जो यहां पे आए थे जैसे माउंटबेटन, और दूसरे गांधी नेहरू जो यहां के कैपिटलिस्ट क्लास के रक्षक थे, बॉर्जोजीज क्लास थे, प्रोफेशनल क्लास थे. इन दोनों में लड़ाई थी कि तू भाग जा और हम नेटिव जो बॉर्जोजीज क्लास है, प्रोफेशनल क्लास है, वो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट में अब राज करेंगे, ये ऐसा सोचते हैं. ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसने नेशनलिज्म को ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर से जोड़ दिया. इनका कहना था कि जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी में कहते हैं कि एक कोर है जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका बन गया, और दूसरा पेरीफेरी है जिसमें कि इंडिया, चाइना और पूरा एशिया, अफ्रीका आता है. और ये जो है जो कोलोनियलिज्म था वो कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन था. इंपेरियलिज्म जो है वो लेट कैपिटलिज्म का एक फीचर था. और जो नेशनलिज्म आई इन सब कॉलोनीज में, वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में लोकल इलीट्स का एक विद्रोह था, इनका यह कहना था. सो नेशनल मूवमेंट जो है वाज मूवमेंट अगेंस्ट इंपेरियलिज्म ऑफ द लेट कैपिटलिज्म. जो नेशनल मूवमेंट इन सब कंट्रीज में हुई वो एक तरह का कैपिटलिस्ट एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट था. लेकिन ये बड़ा कंट्राडिक्शन है इनके थॉट में कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट था, और दूसरी तरफ उसी मूवमेंट को ये डिराइड भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं, ये कहते हुए कि दैट वाज लेड बाय द बॉर्जोजीज क्लास इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास. ये कंट्राडिक्शन हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे जब इनका क्रिटिकली एनालाइज करेंगे.
इसके जो प्रोपोनेंट है वो तो रट लीजिए, उनकी बुक भी मैंने दिया है, वो भी रट लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखना होगा। जैसे आरपी दत्त की जो इंडिया टुडे है, जिसपे आगे भी हम लोग विवेचना करेंगे, ये ग्रंथ है हिस्ट्री की जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी गई है इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनलिज्म की। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। NM गोल्डबर्ग, पाब्लो, कुछ मतलब इसमें रसियन भी आते हैं। विपिन चंद्रा बहुत ही प्रोमिनेंट मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर है, जिन्होंने इन सब जो मैंने अभी आपको बताया उसको लगभग नकार दिया। उन्होंने अपने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में वो एक दूसरे थॉट से जो है प्रभावित होते हैं, और वो काफी ज्यादा नेशनलिस्ट दिखने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कहना गलत है कि गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जो हैं बॉर्जुइज क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। ये लोग आइडियाज, अल्ट्रुइज्म, ये लोग देश प्रेम की भावना, इससे ओतप्रोत थे। ये कहना, भले ही वो उस क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन ये सबके लिए सोचते थे। इसी तरह गांधी जी की जो अहिंसा की नीति है, वो इतना सिंपल नहीं था कि वो प्रॉपर्टी क्लास के प्रॉपर्टी को हिंसा से बचाने के लिए था। वो एक विपन, रियली मोरल विपन था, जिसने कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में एक मोरल स्ट्रेंथ दिया इंडियन पीपुल को, जो कि ऑफकोर्स लड़ने के काबिल उस तरह से नहीं थे, लेकिन मोरल लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो विपिन चंद्रा भले ही मार्क्सिस्ट अप्रोच से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने अपने इस बुक में वो काफी इससे डिफर कर गए। अब यदि हम लोग आए मार्क्सिस्ट अप्रोच में, तो यहां पे मैं आपको आरपी दत्त और देसाई की जो बुक है उसका थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूं, क्योंकि यही वो निरूपित करती है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या था इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने का। इसको आप एडिशनल समझ सकते हैं। सो आरपी दत्त अपने बुक इंडिया टुडे 1947 में, और ये सब बहुत ज्यादा मैंने जो है इग्नू के मटेरियल से लिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सो उन्होंने अपने बुक में जो कहा है कि उन्होंने 1857 के जो विद्रोह था, जिसको कि सावरकर जी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, उसको आरपी दत्त उस तरीके से नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो जो 87 का जो विद्रोह था, वो हारे हुए राजा, रजवाड़े, वो जो जमींदारी फोर्सेस, जो फ्यूडल फोर्सेस थे, जो डेस्पोटिक रूलर जिनको कि हट जाना पड़ा था, उन सब का एक रिएक्शन था ब्रिटिश राज, और ये सोचते हुए कि फिर से हम इंडिया को मुगल काल में पहुंचा देंगे। तो ये बिल्कुल रेट्रोगेड और रिग्रेसिव टाइप का एक मूवमेंट था इनके अनुसार से। इसके अलावा इनका कहना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो क्रिएट किया गया था ना, ये एक सेक्रेट मैनूवर था, मतलब एक सेक्रेट प्लान था कॉलोनियल रूल का, कि भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो बहुत विद्रोह ना करें। उसके लिए ये पढ़े लिखे अंग्रेजदान लोगों को मिला के, जो हमारे थॉट से ही चलते हैं, उसके एक फोरम बना दो, जहां पे कि एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करे और ये विद्रोह को दबाते रहे, और ऐसा माहौल बनाए जिससे लगे कि हम बेनिवोलेंट हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह का एक बिचौलिया के तौर पे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को एज ए सेफ्टी वाल्व क्रिएट किया गया था। ये इनका अपना व्यू है। ऑफ कोर्स बाद में ये भी कहते हैं कि लेकिन नेशनल मूवमेंट के आगे बढ़ते बढ़ते इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो क्लास स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो गया, और उसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए और मासेज भी जुड़ गए कि उनको बाद में जो है काफी रिबेलियन या रिवोल्ट वाला जो है नीति अपनाना पड़ा, और वो बोतल में से निकला हुआ जिन जैसा हो गया कि ठीक है, क्रिएट तो कॉलोनियल रूल नहीं किया अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन वो उनके काबू में रहा नहीं। यही बात ये सेकंड पार्ट में कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म जो है उसका क्लास स्ट्रक्चर बदलता चला गया। शुरू में जो इंडियन नेशनलिज्म का जो विजन था, वो केवल बिग बॉर्जुआजीज, जो जैसे गांधी, नेहरू, पटेल जैसे के दिमाग में चला कि इंडिया एक नेशन हो सकता है। इट रिप्रेजेंटेड द प्रोग्रेसिव एलिमेंट अमॉन्ग द लैंड ओनर्स, द न्यू इंडस्ट्रियल बॉर्जुआजीज एंड द वेल टू डू इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स। उन्होंने इसको पहले फील किया, इमेजिन किया, और लोगों को बताना शुरू किया कि भारत माता क्या है। लेकिन बाद के सालों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते अर्बन पेटी बॉर्जुआजीज क्लास बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड नैरेटिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो यहीं पे पढ़े थे, जो इंग्लैंड में नहीं पढ़े थे, जैसे तिलक जैसे लोग जो हैं, जो महाराष्ट्र में, बंगाल में काफी सारे जो यहीं के नेटिव जो बॉर्जुआजीज थे, लाल लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, इन तरह के लोग जो हैं वो पेटी बॉर्जुआजीज क्लास, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया, इसको गरम दल कहा गया। और जब वर्ल्ड वॉर के बाद
जो किसान थे, मजदूर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, वो जुड़ गए, तब ये एक तरह से मास मूवमेंट भी बन गया और इंडियन नेशनलिज्म जो है वो मास कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होने लगा। मतलब पीपुल, दूर दराज के पीपुल एक सोचने लगे कि हम एक राष्ट्र के पार्ट हैं। लेकिन इन सब अच्छाई के बावजूद भी दत्त कहते हैं कि जो लीडरशिप रहा इस पूरे इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो प्रॉपर्टीड क्लास के ही हाथ में रहा। और ये जो लीडर थे बॉर्जियस क्लास के, गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब उस क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई पड़े और इन्होंने कोई ऐसा काम मूवमेंट में नहीं होने दिया जो डेंजरस हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। जैसे ही इनको लगा कि थोड़ा भी रिबेलियन होगा, इन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जैसे कि 1922 में चौरी चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को, और अचानक से जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1932 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो ये लोग जेल में ही चले गए और स्वतः स्फूर्त जो है वो तो मास मूवमेंट था, बिना किसी लीडर के था। यदि हम AR देसाई के व्यू को देखें, जो कि सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थॉट है इन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, उनके बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में उनके जो व्यू है उसका जिस्ट ये है, इंडियन नेशनल मूवमेंट डेवलप थ्रू 5 फेजेज। वो कहते हैं 5 फेजेज से ये डेवलप हुआ। ईच फेज वाज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सोशल क्लासेस विच सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड इट। फर्स्ट फेज ये कहते हैं कि राम मोहन रॉय से शुरू होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने तक चलता है, जिसमें कि लीडरशिप जो है वो अंग्रेजी पढ़े हुए जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया थे उनके हाथों में था। राजा राम मोहन रॉय उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिबरल फेज। सेकेंड फेज जो था, जो 1885 से 1905 जहां बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, यहां पे जो न्यू बॉर्जियोजी, जिसे मैंने आपको बताया लाल बाल पाल, जो यहीं के पले बढ़े थे, छोटे छोटे, मतलब आप कह सकते हैं मिडिल क्लास से आते थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं, पेटी बॉर्जियोजी जिसको कह सकते हैं, न्यू बॉर्जियोजी कह सकते हैं, प्रोफेशनल क्लास, लॉयर और शिक्षाविद, टीचर, प्रोफेसर, इस टाइप के। थर्ड फेज में तो यहीं पे आके गरम दल होने लगा। थर्ड फेज में जो है इसका 1905 से 1918 तक, जहां वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है, गांधी जी भी लास्ट में सीन में आते हैं, यहां पे लोअर मिडिल क्लास अब जो है नेशनल मूवमेंट से जुड़ने लगते हैं, इसका बेस बहुत बड़ा हो जाता है। चौथे फेज में जो पूरा गांधीयन फेज था 1919 से 1934, इसमें एक मास मूवमेंट में गांधी जी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो बॉर्जियोजी क्लास के ही पास रहता है और उसी के इंटरेस्ट में काम करता हुआ दिखता है। जो पांचवा फेज है 1939 तक चलता है, जहां पे कि गांधी के आइडियोलॉजी से इनका मानना है कि लोगों में, मास में एक तरह का डिसइंचेंटमेंट हो गया था, मतलब लोग उससे उदासीन हो गए थे और उनको लग गया था कि इसमें मासेस के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूरा कैपिटलिस्ट क्लास का एक गेम है। सो यहां पे जो है सोशलिस्ट पार्टी का उदय होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट, जो कि एक तरह का पेटी बॉर्जियोजीज थे, वो भी छोटे मोटे बॉर्जियोजीज ही थे। लेफ्ट पार्टी का भी उदय होता है, कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट जो है वो सबअल्टर्न क्लास का होता है, पीजेंट, वर्कर, डिप्रेस क्लास, वेरियस ट्राइबल्स का, ताना भगत मूवमेंट और इस टाइप के जो है, कोल, भील रिबेलियन, और बहुत सारे अवध में पीजेंट का रिवॉल्यूशन, संथाल, सब टाइमलाइन आप देख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में हर जगह सबअल्टर्न क्लास ने काफी सारे मूवमेंट किए, तो वो सब शुरू हो गया। और फिर यहाँ पे जो है कांग्रेस के बाहर जो है वो अलग अलग लैंग्वेज अपने को देश की तरह देखने लगे, जैसे कि तेलुगु देशम या तमिल नेशन, बंगाली नेशन, मराठा नेशन, उस टाइप के, मतलब जो रीजनल बेसिस पे जो नेशनलिज्म की जो भावना है, जिसको कि पार्था चटर्जी कहते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ नेशन, वो उस टाइप की दिखने लगी। तो ये सब भी हुआ। और कम्युनलिज्म, जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, उसका भी एक तरह से सर उठा इसी बीच में, जिसकी परिणति 2 नेशन थ्योरी और 2 राष्ट्र बनने में हुई। ये सारी चीजें जो हैं ये 5वें फेज में AR देसाई देखते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये सारे जो आपने ऊपर देखे सब साइड इवेंट है, ये इनका कोई कंसेक्वेंस पूरे लार्जर इंडियन हिस्ट्री में नहीं है। इसका जो मेन स्ट्रीम जो हिस्ट्री था वो सॉलिडली ऑक्युपाइड बाय गांधीयन कांग्रेस था। गांधी जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, उन्हीं का आइडियोलॉजी का, उससे अलग कोई भी हुआ तो अलग हो गया। इवन सुभाष चंद्र बोस हो, उनको भी अलग होना पड़ा, और विच रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास। चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, ये सब फ्रिंज में ही रहे। जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट रहा वो लिबरल रहा, कंजर्वेटिव रहा, प्रो कैपिटलिस्ट रहा, वो अहिंसात्मक रहा, वो मिलजुल करके किसी तरह उनको भगाने का रहा, सीधा लड़ने का हेड ऑन नहीं रहा। और इनके अनुसार से उसका जो क्लास
कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल बोर्जोजीज रहा, और उसका जो अल्टीमेट एम था वो कैपिटलिस्ट क्लास के प्रोटेक्शन और उसके इंटरेस्ट को बचाने में ही लगा रहा। देसाई लगभग वही बात कहते हैं जो कि आरसी दत्त भी कहते हैं, आरपी दत्त। यदि हम प्रॉस एंड कॉन्स देखें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का, तो ये एक तरह का रिपीटेशन है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में आसानी होती है। यहाँ क्रिटिकल यदि एनालिसिस करना हो तो इसमें भी आपको हेल्प करता है। इसके यदि हम अच्छाइयां गिनाने की कोशिश करें तो इन्होंने क्लास लेंस को यूज करके हमें दिखाया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या क्लास स्ट्रक्चर था और इकोनॉमिक फैक्टर से ये कैसे गाइडेड था। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से इससे क्या होता है ना कि आप देख पाते हो कुछ चीजों को अंदर झांक के, देखने में अच्छी नहीं लगती है, काली दिखती है, लेकिन है उसमें कुछ सच्चाई भी होती है। इट रिवील्ड द वीकनेसेस ऑफ बोथ द इंपेरियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट अप्रोच। दोनों को इन्होंने खोल के रख दिया कि जो कॉलोनियल अप्रोच थे उन्होंने एक बेसिक जो एंटागोनिज्म होता है बिटवीन द कॉलोनियल रूल एंड रूलर एंड द इंडियन पीपल, वो देखना ही नहीं चाहा उन्होंने अपनी हिस्ट्री में। इसके अलावा उन्होंने जो इंडिया एज ए नेशन को इतना डिराइड किया, उनके अनुसार से इंडिया टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ कोई नेशन है ही नहीं। इसके अलावा इंपेरियलिस्ट थिंकर ने जो आजादी की जो एक धारा होती है जो नॉन डोमिनेंस से निकलती है कि हमारे ऊपर किसी का फॉरेन रूल नहीं हो, उसको भी उन्होंने नहीं समझा। उनको लगा कि सब अच्छा, सबको बहुत पसंद आ रहा है कॉलोनियल रूल। और नेशनलिस्ट अप्रोच का जो एक तरीके से एक मिथ क्रिएट करना था पास्ट इंडियन नेशन और उससे मॉडर्न को लिंक करना, उनका इलिटिसिज्म कि इलीट लीडरशिप को जो उन्होंने इतना वैल्यू दिया कि वो बड़े नेशनलिस्ट थे, गाइडेड थे आइडिया से, अल्ट्रुइस्ट थे, अपना सर्वस्व दान कर दिया उन्होंने जनता के लिए, और मास मूवमेंट था उसमें सभी लोगों का योगदान था। इन सब मिथ को तोड़ने का उन्होंने काम किया। It kept the perspective of the masses, peasant, laborers into the center of discourse on nationalism. इन्होंने उभारा जो दबे कुचले वर्ग हैं, इनफैक्ट सबअल्टर्न हम लोग पढ़ेंगे वो उन्होंने और ज्यादा उभारा, लेकिन मार्क्सिस्ट वे द फर्स्ट थिंकर्स जिन्होंने, और इनफैक्ट सबअल्टर्न जो थॉट है वो खुद मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इन्होंने दबे कुचले लोगों को बीच में रख के हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। इन्होंने नेशनलिज्म को ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर से जोड़ा, बहुत इनोवेटिव था, और एंटी इंपेरियल कैरेक्टर दिया इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को। इन्होंने सभी जो कॉलोनियल जो नेशन थे उसमें जो नेशनलिज्म थी उसको कैपिटलिज्म से जोड़ा, और वहां के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को उन्होंने एंटी इंपेरियलिज्म या एंटी कॉलोनियलिज्म से जोड़ा, जो कि बहुत इनोवेटिव था। इसका असर भी बहुत हुआ क्योंकि जितनी कंट्री आजाद हुई उन्होंने लगभग कैपिटलिज्म को सबने त्यागा और सब सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा गए। मार्क्सिज्म का जो सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस ये हुआ कि इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल एंड सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव जो हिस्टोरियोग्राफी का है उसको इन्फ्लुएंस किया। इनफैक्ट आगे जब आप सब अल्टर्निज्म पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये न्यू मार्क्सिज्म है। ऑफ कोर्स वो मार्क्सिज्म से ही गाइडेड है, तो ये इनका अभी भी रिलेवेंट है। इसकी बुराइयां भी बहुत सारी हम निकाल सकते हैं। एज यूजुअल ये एक्सेसिव फोकस जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे रखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर पे, क्लास कंट्राडिक्शन पे, उससे जो है रोल ऑफ आइडिया, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, इन सबको ये मिस कर जाते हैं, जो कि सब अल्टर्निज्म ने उसको थोड़ा सा ज्यादा उभारा। इसके अलावा ये कंट्राडिक्टरी दिखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक तरफ ये जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, लेकिन नेशनल मूवमेंट को बोर्जोइस क्लास का जो है ढोंग बता देते हैं। इन्होंने जिस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उसको जिस तरह से इन्होंने मजाक बनाया है वो तो बिल्कुल निंदनीय है, कि गांधी जी को ये ब्रोकर, पावर ब्रोकर कह देना, कैपिटलिस्ट क्लास का इंटरेस्ट का रक्षक कह देना, और उनके अहिंसा को एक ढोंग बता देना, ये सब तो बिल्कुल इसकी निंदा की जानी चाहिए। इट सीम्स टू डिस्क्रेडिट द इंटायर नेशनल मूवमेंट। इनफैक्ट इनको पढ़ के आपको लगेगा कि पूरा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट एक तरह का ढोंग था कैपिटलिस्ट क्लास का, मासेस को भरमाने के लिए। नेशनलिज्म इटसेल्फ एक मुखौटा टाइप का दिखता है इनके थॉट में। सो इट वॉज ए कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। ऐसा भी नहीं है ना, हमने आपको राष्ट्र और राज्य की परिकल्पना बताई है, इवन वेदों में जो है राष्ट्र की बात है, तो इसको इस तरीके से काट देना कि हमारा नेशन कभी था ही नहीं पास्ट में और ये पूरी यूरोपियन कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये भी गलत है। इसमें कहीं ना कहीं हम यूरोप से ही गाइडेड हो जाते हैं, जहां यूरोप कहता है कि मॉडर्निटी एक ही तरीके से दुनिया में आई है और पहले यूरोप में आई है और बाद में एशिया में। क्यों ऐसा नहीं है कि हम खुद बहुत मॉडर्न थे, पुराने जमाने में हम राष्ट्र की परिकल्पना थी, डेमोक्रेसी की थी, और हम बाद में हमारा पतन हो गया और फिर हम उसको उभार रहे हैं। यदि वेस्टर्न आइडियोलॉजी, ग्रीक
प्लाटो एरिस्टोटल को उभार करके महान बन सकती है, रेनेसा हो सकता है, तो हम अपने वैदिक जो थॉट हैं, जो बहुत उन्नत कई मायने में देखते हैं, उसको उभार के क्यों मॉडर्न नहीं बन सकते, या वो मॉडर्निटी हमारी अपनी क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह की जो चीजों को जो ये कंप्लीट ब्रेक मानते हैं पास्ट से, और नेशनलिज्म को बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूरोप के जैसा मान लेते हैं, ये भी इनकी एक कमजोरी कही जा सकती है। और यही कारण था कि मार्क्सिस्ट थिंकिंग से प्रभावित जो पार्टी थे वो नेशनल मूवमेंट में कभी ठीक से भाग नहीं ले पाए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या अदर सोशलिस्ट पार्टी हो। इसके चलते भी इनकी बुराई की जाती है, और भारतीय जनमानस में कभी वो स्थान नहीं बना पाए, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट से थोड़े अलग थलग ही रहे। अब आइए हम लोग सबअल्टर्न अप्रोच को 3 स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबअल्टर्न का पहले मीनिंग समझिए कि जो दबे कुचले, मार्जिनलाइज, एक्सप्लॉइटेड जो क्लास हैं, निसहाय जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि ट्राइबल्स आप कह सकते हैं अधिकतर आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, लैंडलेस लेबरर आते हैं जो फैक्ट्री वर्कर हैं, और इवन वुमेन को भी कई लोग रखते हैं, खास करके दलित वुमेन, और इवन मिडिल क्लास को भी कई लोग जो है सबअल्टर्न में। कोई भी आप, ये कॉन्टेक्चुअल होता है। यदि आप देखिए कि बाद में तो सबअल्टर्निज्म ने जो नेटिव इलीट्स थे उनको भी ब्रिटिश इलीट के कंपैरिजन में सबअल्टर्न माना, क्योंकि उसके कंपैरिजन में क्या थे, ये दबे कुचले ही तो थे। तो सबअल्टर्निज्म जो है वो दिखाता है कि आप जो मेन स्ट्रीम जो रूल कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कास्ट सिस्टम में, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो मान लीजिए कि वो इलीट हो गए, लेकिन जो दलित हैं, जो अनटचेबल्स हैं, छोटे जात हैं, वो सब जो है उसके सबअल्टर्न हो जाते हैं। इस तरह इकोनॉमिकली में देखिएगा तो जो लैंडलेस लेबरर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, छोटे मोटे मजदूर हैं, जो एकदम जिंदा किसी तरीके से जिंदा है, जिसको हम पुअर ऑफ द पुअर कहते हैं या पोवर्टी लाइन वाले कहते हैं, वो सब। तो सबअल्टर्न क्लास जो है, जो आपको अधिकतर रोड पे दिखते हैं, रेहड़ी लगाते हुए, रिक्शा चलाते हुए, ठेला चलाते हुए, पुल के नीचे सोते हुए, फैक्ट्री में आप बड़े बड़े घर देखते हैं शहर में बन रहे हैं, वहां मजदूर कौन होते हैं, इस टाइप का जो बोरे ढोते रहते हैं मार्केट में, जो गल्ले मार्केट में देखेंगे, वो सब सबअल्टर्न क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक नई मुहिम है जो मार्क्सिज्म से ही प्रभावित होती है, कि उनके नजरिए से हिस्ट्री को देखो ना। जब पार्टीशन हुआ तो यहां तो मुट्ठी भर लोग थे इलीट, अपने अपने प्रॉपर्टी को बचा के इधर भाग रहे थे। उन लोगों का क्या जो ये मासेज हैं, उन लोगों का क्या जो चौरी चौरा में भाग लेते हैं, उन लोगों का क्या जो स्वतः निकल पड़ते हैं 1942 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लेते हैं, गांधी जी के एक आह्वान पे कूद पड़ते हैं। ऐसे लाखों लोग जो मारे गए गोलियों से, उनकी हिस्ट्री तो सुनो, उनके नजरिए से भी तो देखो कि नेशनलिज्म का क्या मायने, उनके लिए इंडियन नेशन का क्या मायने है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या मायने। ये जो एक पूरी अप्रोच है, इसको सबअल्टर्न अप्रोच कहते हैं। ऑफ कोर्स ये एंटी होगा, ये एंटी इलिटिस्ट अप्रोच था। सो इट रिजेक्टेड इलिटिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है कि हिस्ट्री को किस तरह के तरीके से लिखी गई है उसकी विवेचना। तो इनका जो है ये एंटी इलिटिस्ट थे। इनका कहना था कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक इलिटिस्ट थॉट है, यूरोप के नेशनलिज्म से आती हुई, और ये जो है जो हिस्ट्री लिखी गई है ये फ्रॉम टॉप लिखी गई है, ये शासक के नजरिए से लिखी गई है, इलीट के नजरिए से लिखी गई है। इसमें जो सबअल्टर्न क्लास है वो तो इनविजिबल है, उनकी तो आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती है, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। इन्होंने दोनों इलिटिसिज्म को नकार दिया, एक कॉलोनियलिस्ट इलिटिसिज्म और जो नेशनलिस्ट थे जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, प्रसाद ये आते थे, तिलक, जो बोर्जोजी नेशनलिस्ट इलिटिज्म थे, दोनों को इन्होंने नकार दिया अलग अलग कारणों से। इन्होंने ये कहा कि जो इलिटिस्ट हिस्टोरियन है उन्होंने तो मासेस का कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल अंडरमाइन किया नेशनल मूवमेंट में, सब कुछ लीडर हैं। इनफैक्ट इनका कहना था कि उस समय के यदि इलिटिस्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो लगता है कि बायोग्राफी पढ़ रहे हैं लीडर्स का, गांधी जी की बायोग्राफी, नेहरू जी की बायोग्राफी, उसमें मासेस का तो कोई रोल दिखता ही नहीं है डायरेक्ट। और यदि मासेस दिखते भी हैं तो उसको जो है हम लोग विद्रोही के रूप में देखते हैं, उसको हम लोग मास अपराइजिंग करते दिखते हैं, उसको चौरी चौरा में जो है आग लगाते दिखते हैं, उसको सड़क पे हंगामा करते दिखते हैं, बम फोड़ते दिखते हैं, रिबेलियन करते दिखते हैं। इस तरह का जो है उनको गलत ढंग से निरूपित किया गया है इन इलिटिस्ट हिस्टोरियन के द्वारा। It asserted that there existed a parallel subaltern domain of politics. इनका कहना था कि दो धाराएं पॉलिटिक्स की इंडिया में रही है, एक मेन स्ट्रीम जो बॉर्जोजीज रहा है, इलिटिस्ट रहा है, और दूसरा जो है वो सबअल्टर्न पॉलिटिक्स रहा है, और दोनों में बहुत विभेद है।
क्या विभेद है पहले ये देख लीजिए, ये लाइन बाद में पढ़ते हैं। इनका कहना था कि फर्स्ट जो है, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, सब अल्टर्न पॉलिटिक्स है, उसकी रूट जो है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में है, जो कि कास्ट से निकलती है, किनशिप से निकलती है, विलेज नेटवर्क से निकलती है, ट्राइबल सॉलिडरिटी से निकलती है, या टेरिटोरियलिटी, एक रीजन में रहने से निकलती है। जबकि जो इलीट जो पॉलिटिक्स है वो लीगलिस्टिक है, फॉर्मल है, और वो आपस में कम्युनिकेट करके एक तरह का वर्टिकल वे में जो है वो आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट पैटर्न का बनाते हैं। दूसरा फर्क जो है बिटवीन पॉपुलर एंड इलीट पॉलिटिक्स में, कि वाइल इलीट मोबिलाइजेशन वेयर वर्टिकल, जैसे मैंने बोला ना, क्लाइंट पैटर्न, फिर क्लाइंट पैटर्न, ये मैंने पिछले बार भी समझाया, इस तरह का नेटवर्क ऊपर बनता है। क्लाइंट मतलब मान लीजिए 1000 लोग हैं गांव में, और पैटर्न जो है एक उसका लंबरदार है जो उसके हित का ध्यान रखता है, और इस तरह से देश में भर में ये क्लाइंट पैटर्न का नेटवर्क ऊपर चढ़ता है। तो इस तरह का इनका मोबिलाइजेशन था। जबकि सबअल्टर्न मोबिलाइजेशन जो है हॉरिजॉन्टल था, कास्ट अलायंसेस या ट्राइबल सॉलिडरिटी, किनशिप, ये सब हॉरिजॉन्टल था, इस तरह से हो रहा है, सेम लेवल में, कोई हिरार्की नहीं है। तीसरा इनका कहना था सबअल्टर्न अप्रोच का, कि जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो जो है थोड़ा वायलेंट था, स्पॉन्टेनियस था, जबकि जो इलीट का जो मोबिलाइजेशन था वो लीगलिस्टिक और पैसिफिक था। ऑलवेज आप देखेंगे पिटीशन दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते को अपना रहे हैं। इवोल्यूशनरी था, रिवोल्यूशनरी नहीं था, मतलब हम हमेशा लड़ के नहीं लेंगे, हम आर्गू करके लेंगे, लाइक दैट। लास्टली ये कहते हैं कि इलीट मोबिलाइजेशन वाज मोर कॉशियस एंड कंट्रोल्ड, ऑलवेज, कि कहीं भड़क ना जाए, कहीं पे दंगा ना हो जाए, कहीं पे वायलेंट ना हो जाए, बहुत कॉशियस था। और मतलब एक तरह ना प्रेशर रिलीज, मतलब प्रेशर, जो बिपिन चंद्रा कहते हैं, पहले प्रेशर डालो फिर कंप्रोमाइज करो, फिर प्रेशर डालो कंप्रोमाइज करो, इस तरीके से आगे बढ़ो, तो वैसा था। जबकि सबअल्टर्न मोबिलाइजेशन या सबअल्टर्न पॉलिटिक्स जो था वो मास था, स्पॉन्टेनियस था, और जैसा मैंने बताया कई बार वायलेंट भी हो जाता था, क्योंकि पीपल इस तरह से ही बिहेव करते हैं, वो उस तरीके से कॉशियस या पैसिफिक वे में नहीं करते हैं। इन सब के साथ ये मानते हैं कि जो इंडिजिनस जो या सबअल्टर्न जो पॉलिटिक्स थी, पॉपुलर पॉलिटिक्स, वो इलीट पॉलिटिक्स की तरह ही मॉडर्न था। ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ा, बैकवर्ड था, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे, और उनका जो टाइम में डेप्थ भी ज्यादा था। मतलब अनंत काल से इंडिया में जो है पीजेंट रिवोल्ट होते आए हैं, जो दबे कुचले लोग हैं वो अपनी आवाज उठाते रहे, अपने तरीके से उठाते रहे हैं, और उसकी मॉडर्निटी अलग रास्ते से चलती है। और उनका जो स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे आपने देखा किनशिप स्ट्रक्चर, कास्ट स्ट्रक्चर, टेरिटोरियलिटी, ट्राइबल सॉलिडरिटी, तो उनका सोशल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है, टाइम में भी वो जो है ओल्ड हैं, और उनका जो तरीका भी जो है ज्यादा इनोवेटिव है। ऑफ कोर्स वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस और रिवोल्यूशनरी और वायलेंट है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो को प्रमोट करते हैं। ये अप्रोच जो है हिस्ट्री लिखने का, वो मैंने आपको बताया कि उसके नजरिए से जो लोग दबे कुचले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री, पार्टीशन उसके तरीके से, 1942 का जो मूवमेंट था उसको उनके, क्विट इंडिया मूवमेंट, उनके नजरिए से। और इनका जो नारा यह है कि लेट द सबअल्टर्न स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए बोलें। इसके अलावा दे रिजेक्टेड नेशनलिस्ट नैरेटिव ऑफ करिस्मेटिक लीडरशिप, इन्होंने नकार दिया कि एकदम करिस्मेटिक लीडरशिप था, उसके चलते ही इंडियन नेशनल मूवमेंट इतना जोर पकड़ा। इन्होंने ये कहा कि पीपल किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लीडरशिप को, वो और या कैसे वो करिश्मा, इनफैक्ट पीपल गढ़ते हैं वो करिश्मा, कोई करिश्मा लीडर में होता नहीं है। पीपल जो इमेजिन करते हैं अपने लीडर के बारे में वही सच है, और उसी से वो फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि साहिद अमीन ने एक आर्टिकल लिखा, गांधी एज महात्मा, और उसमें उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट मूवमेंट उन्होंने किया था, तब तक जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, एक अजीब सी करिस्मेटिक जो है वो मिथ पीपल ने खुद क्रिएट किया। लोग कहते थे कि वो महात्मा हैं, बाबा हैं, वो चमत्कारी हैं, यदि वो श्राप दे देंगे अंग्रेज को तो वो भस्म हो जाएगा, और उसी टाइप के मिथ से कि लोगों को छू देंगे मरे हुए को जिंदा हो जाएगा। तो इस टाइप की जो मिथ क्रिएट की गई
वो पीपल का मिथ था। जैसे उन्होंने राम का मान लीजिए क्रिएट किया, कृष्ण का क्रिएट किया, उन्होंने रामायण महाभारत क्रिएट किया, कई चीजों से मिथ होती हैं, लोग जो है वो उसको इमेजिन करते हैं और उससे ही अपने जीवन का संबल समझ करके आगे उसी आदर्श पे चलते हैं। ये उन लीडर्स में कोई बड़ी बात नहीं होती है, पीपल के इमेजिनेशन और उनके नैरेटिव और किस तरह जनरेशन टू जनरेशन उस नैरेटिव को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें वो ताकत होती है। सबाल्टर्न व्यू ये कहता है। इन दिस व्यू द इंडियन बॉर्जोइज फेल, जो इंटेलिजेंसिया क्लास थे, जो लीडर क्लास थे, एलिटिस्ट क्लास थे, दे फेल्ड इन इट्स प्राइम वर्क ऑफ स्पीकिंग फॉर द नेशन। वो नहीं बोल पाए नेशन के चलते, वो पूरे लोगों को साथ नहीं ले पाए। उन्होंने अपने क्लास की इंटरेस्ट की बात की, अपने को प्रोटेक्ट करने की बात की, अपने राज लेने के लिए किया, सत्ता हथियाने के लिए किया, पूरे देश की भाषा वो नहीं बन पाए। एंड कांग्रेस का जो नेशनलिज्म था वो बॉर्जोइज था, अपने कैरेक्टरिस्टिक में इलीट था, और उन्होंने पॉपुलर जो रेडिकलिज्म हो सकती थी, जो कि एक बहुत बड़ा फोर्स हो सकता था और देश उससे बहुत ज्यादा जो है अलग रूप में विकसित होता, उसको उन्होंने एक तरह से दबाने, पैसिफाई करने का काम किया। अब देखिए जो सबअल्टर्न अप्रोच है ना, वो बाद में चेंज कर गया। बहुत सारे इन्होंने अपने आइडिया, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने चेंजेस लाया। यहां पे वो पोस्ट कोलोनियलिज्म और जो एडवर्ड सेड की ओरिएंटलिज्म और डिपेंडेंसी थ्योरी और कई और जो साइकोलॉजिकल जो होते हैं थ्योरी, उससे वो गाइडेड होने लगे। अब यहां पे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये देखिए। पहले तो इसके चलते दो फेज में आप इसको देख सकते हैं। इसमें यह हुआ कि पोस्ट कॉलोनियल, जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट कॉलोनिस्ट इन्फ्लुएंस में इन्होंने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि सबअल्टर्न कॉन्शियसनेस कुछ होता नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है उसमें। मतलब ये है कि जो माइकल फूको कहते हैं कि नॉलेज पावर का फंक्शन है। जो आप साहित्य क्रिएट करते हैं, इवन लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, डेरिडा जो कहते हैं, वो भी पावर का फंक्शन है। आप देखिए ना कैसे जो है मेल फीमेल बोलते हैं। डेरिडा कहते हैं कि मेल को पहले क्यों रखते हैं, मेल ऊपर फीमेल बाद, फीमेल मेल कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुनेंगे आप। डे नाइट, नाइट डे सुना है आपने? क्योंकि डे को हम पहले रखते हैं, डे ऊपर है, नाइट नीचे है। इवन लैंग्वेज जो है पावर का फंक्शन है, किसको हम ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ज्योग्राफी पावर का फंक्शन है, कि नॉर्थ को ऊपर रखते हैं, साउथ को नीचे मैप में, कोई कारण नहीं है, नॉर्थ नीचे हो सकता था। तो इस तरीके से अब ये लोग सोचने लगे कि यदि लैंग्वेज जो है वो इलीट का बनाया हुआ है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी हो, साहित्य उनका बनाया हुआ है, जो हर वर्ड का जो मीनिंग है वो डिस्कोर्स से क्रिएटेड है इलीट के द्वारा, तो सबअल्टर्न किस भाषा में बोलेगा? उसकी तो जबान ही काट दी गई है। यदि कोई सबअल्टर्न खड़ा होकर के बोलेगा या साहित्य लिखेगा, तो वो तो उसी के पावर फंक्शन के द्वारा जो दिया गया साहित्य है, उसी का लैंग्वेज, उसी का डिस्कोर्स, उसी का पैराडाइम यूज करेगा। तो जब कलम स्याही उसी की, जबान भी उसी का, तो केवल इसका तो शरीर है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसका तो दिमाग ही ऑटोनोमस नहीं है, उसके दिमाग पे ही तो हेजेमनी करके जो ग्राम्स्की बोलते हैं इलीट ने कब्जा जमा लिया है। तो सबअल्टर्न की आवाज ही खो गई है। इसलिए गायत्री स्पिवाक कहती हैं सबअल्टर्न थिंकर की, कैन सबअल्टर्न स्पीक? नो, दे कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो थॉट था कि सबअल्टर्न खुद बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकेंगे, अब ये थॉट होने लगी। इसके अलावा इन्होंने जो है सब अल्टरनेटिव को भी रीडिफाइन करने लगे। पहले ये सोचते थे कि सभी कुछ जो इलीट क्लास के अगेंस्ट है वो सब अल्टर्न है, लेकिन अब जो है इन्होंने कहा कि सब अल्टर्न वो हैं जो कोलोनियलिज्म को अपोज करते हैं, मॉडर्निटी, यूरोपियन मॉडर्निटी को अपोज करते हैं, और इनलाइटनमेंट जो कहा गया कि पूरे विश्व में जो रोशनी फैली वो यूरोपियन इनलाइटनमेंट, उसको अब जो भी अपोज करते हैं वो सब अल्टर्न थॉट है, चाहे वो किसी वर्ग से हो। देन कम्युनिटी, सब अल्टर्न से अभी कम्युनिटी की बात करने लगे, सब अल्टर्न नहीं, कम्युनिटी। देन पूरी जो इलीट नेशनलिज्म जो है, वो पहले माना जाता था कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है पीपल के इनिशिएटिव को, अपने प्रोजेक्ट बना लिया है अपने इंटरेस्ट में। अब ये माना जाने लगा कि इंटायर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज डिक्लेयर्ड टू बी ओनली ए वर्जन ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स। मतलब ये कि जो हमारे कॉलोनियल रूलर थे, उन्होंने क्रिएट किया कि कोई ऐसा नेशनल मूवमेंट है इस टाइप का, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइजेशन को एक तरह से बढ़ाना चाहते थे कि हमने एक स्टेट क्रिएट किया है, सेंट्रलाइज भारत, और अब जो नेशनल मूवमेंट हुआ
उसने उसको लेजिटिमेसी दी और उसी सेंट्रल स्टेट को हमारे ही द्वारा बताए रास्ते पे अब वहां के जो इलीट हैं वो चलाएंगे, और जो ये नेशनल मूवमेंट था इन दो इलीट का जो एक टकराव था, हम इलीट अपना चले आए, आपको छोड़ दिया, इस टाइप का डिस्क्रेडिट करने की बात वो करते हैं। तो एंटी कॉलोनियल जो है वो अब ज्यादा एक तरह का थॉट उभर के सब अल्टर्निज्म में आता है, इसलिए एक तरीके से सब अल्टर्न एंड पोस्ट कॉलोनिज्म मिल जाता है यहां पे आते आते। देन द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इनलाइटनमेंट ऑन रैशनलिज्म, ये सब को तो इन्होंने बिल्कुल नकारा, और इन्होंने जो है ये कहा कि जो इस तरह के जो देश हैं जो कॉलोनी थे वहां पे जो नेशनलिज्म है वो ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड एक या पूरे कंट्री में एक आइडिया से गाइडेड कोई मूवमेंट नहीं था या आइडिया नहीं थे, ये एक फ्रैगमेंट्स था। जैसे कि पार्था चटर्जी कहते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ ए नेशन में कि बंगाल में देश का कॉन्सेप्ट अलग था, वो जाति से जुड़ा हुआ था, तो तेलुगु देशम जो है वो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ था, तो मराठा नेशन जो है वो शिवाजी और उसके जो राजकाज के जो उससे मराठा प्राइड से जुड़ा हुआ था। तो ये एक फ्रैगमेंट था नेशन का और एपिसोडिक था, कहीं पे एक एपिसोड हुआ कहीं दूसरा हुआ, कोई ऐसा उसका सेंट्रलाइज कैरेक्टर नहीं था नेशनलिज्म का या इंटरनेशनल मूवमेंट का। इसके जो प्रोपोनेंट है इसके बारे में और बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ज्यादा जानना भी नहीं है, इवन यूजीसी नेट के लिए भी इतना काफी है। और यूजीसी नेट सब के लिए कंपटीशन के लिए ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि इसके प्रोपोनेंट कौन है। इसे रंजीत गुहा, इसके आप फादर मान सकते हैं सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव के। उन्होंने जो 3 वॉल्यूम में लिखी गई थी सब अल्टर्न स्टडीज, उसके एक तरह से जनक थे। वॉल्यूम 1, 2, 3 इसमें बहुत सारे जो इसमें आर्टिकल है वो सब अल्टर्न स्टडीज के पार्ट हैं। देन ज्ञानेंद्र पांडे को आप ले सकते हैं, इनके सबके बुक मैंने यहाँ लिखे हैं। शाहिद अमीन को मैंने जिक्र भी किया। सुमित सरकार, द कंडीशंस ऑफ नेचर ऑफ सब अल्टर्न मिलिटेंसी। पार्था चटर्जी ने बहुत सारे बुक लिखे, उसमें नेशन एंड फ्रैगमेंट को याद रखिए। एंड गायत्री स्पीक बैक का भी मैंने जिक्र किया, कैन द सब अल्टर्न स्पीक। अब यदि हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, देखिए यदि इसकी अच्छाई हम खोजने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इन्होंने मार्जिनलाइज, दबे कुचले लोगों को सेंटर में रखा डिस्कोर्स ऑन इंडियन नेशनलिज्म। ये तो बहुत बड़ी बात थी कि उनके नजरिए से हिस्ट्री को देखने की कोशिश, मतलब अटेम्प्ट टू राइट हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। और इन्होंने एक तरीके से इलीट नेचर जो था दोनों ही अप्रोच का, इंपेरियलिस्ट और नेशनलिस्ट, उसको उभारा। वैसे था भी, लेकिन उसको एक तरह से हम लोग के सामने रखा। और इन्होंने जो है जो पॉपुलर पॉलिटिक्स थी, उसको मास पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो है वो हम लोग के सामने लाए और उसको इलीट जो पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थे उससे अलग भी डेलिनिएट किया। ये भी एक इनकी सर्विस थी। देन इन्होंने जो है रोल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लास, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, पावर रिलेशन, नॉलेज और पावर का घालमेल और हेजोमनी, इन सब को काफी उन्होंने अच्छा यूज किया टू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके अलावा ये डेफिनेटली एंटी हेजोमेनिक था, मतलब कि जो इलीट ने जो दिमाग पे कब्जा जमा रखा था सबअल्टर्न क्लास के, उसको एक तरीके से काउंटर करने का एक अच्छा प्रयास था। और ये बहुत जरूरी होता है यदि आपको उस चंगुल से निकलना है, मानसिक दास्ता से निकलनी है। लेकिन इसकी बुराइयां भी बहुत सारी खोजी जा सकती हैं कि इट रिजेक्टेड द एवरीथिंग कंसिडर इलिटिस्ट। अब इनको सब चीज इलिटिस्ट दिखता है। अब देखिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब गुरुआ हैं, वो आपको लीड करने लगे। उनमें नहीं होती वो मानसिक क्षमता, सब में नहीं होती, नेचर नहीं ऐसा बनाया है। एरिस्टोटल यही कहते हैं कि आप ये आशा नहीं कर सकती कि हर कोई जो है दिमाग लगा करके राजकाज करेगा। वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत कम लोग इसके लिए कैपेबल होते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन सब कुछ को आप इलिटिस्ट बोल देंगे तो कि कौन करेगा शासन। देन डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉलिंग इट इलिटिस्ट, मतलब वही जैसे उन्होंने किया, कॉलोनियल ने किया है, मार्क्सिस्ट ने किया, आप उसको ढोंगी बोल दें, इलिटिस्ट बोल दें, कहें कि वो तो बिल्कुल पीपुल को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे। ये कहना इतना सही नहीं है। देन इन्होंने जो है जो रोल ऑफ आइडिया को इन्होंने लिया तो कॉन्शियसनेस के तौर पे, लेकिन ये चीज ये भूल गए कि जो हमारे लीडर थे वो केवल अपने क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो केवल इलीट क्लास को नहीं, वो एक आइडिया से गाइडेड थे। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, बेनिवोलेंस, वेलफेयर, कंट्री को आगे ले जाना, इस तरह का जोश भी उनमें था, उससे ओतप्रोत थे और उसके चलते उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उसको ही नकार देते हैं। देन इसका आपने देखा ना कैसे इन्होंने यू टर्न लिया
और कैसे ये अपने सबअल्टर्निज्म को रीडिफाइन करने लगे, कौन सबअल्टर्न है उसको रीडिफाइन करने लगे, सबअल्टर्न कॉन्शियसनेस को ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन करने लगे। इससे डेफिनेटली दिखता है कि ये कंफ्यूज्ड है एज पर आइडियोलॉजी इज कंसर्न, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और एक तरह का इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको आप नियो मार्क्सिस्ट या पोस्ट कॉलोनियल पैराडाइम का एक पार्ट मान सकते हैं। कई बार तो पोस्ट कॉलोनियल और सबअल्टर्निज्म एक साथ पढ़ाई होती है, तो ये बहुत इंडिपेंडेंट थॉट नहीं रह गया है। और ऐसा लगता है कि पूरे इंडियन नेशनलिज्म को ही ये डिस्क्रेडिट करते दिखते हैं कि ये एक इलीट कॉन्सेप्ट है, ये मानते ही नहीं है कि भारत एक देश है। ये भी उसी टाइप की बात करते हुए नजर आते हैं जैसे कि कॉलोनियल, जैसे पार्था चटर्जी का देखेंगे तो उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स कह दिया कि ये तो एक मेन डिस्कोर्स नहीं है। यहाँ पे तो मेन डिस्कोर्स है कि हम जाति हमारा नेशन है, लैंग्वेज हमारा नेशन है, हमारा क्षेत्र हमारा नेशन है, तो मराठा नेशन, बंगाली नेशन, तेलुगु नेशन, तमिल नेशन, इस तरह के नेशन हमको दिखते हैं। भारतीय नेशन जो है वो तो डेरिवेटिव डिस्कोर्स है। तो इन्होंने पूरे इंडियन नेशनलिज्म को ही नकारते हुए नजर आते हैं। ये इनकी सब बुराई आप लिख सकते हैं। इससे यदि हम देखें कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो मैंने बनाया है 5-6 क्वेश्चन। डिस्कस द लिबरल मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। गिव ए क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें लॉक, मिल, इन लोगों ने कैसे कॉलोनियलिज्म को बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही मेसी वे में, क्योंकि इनकी जो इनलाइटनमेंट की प्रिंसिपल थी, इक्वालिटी, इक्वल वर्थ, बेनिवोलेंस, टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म, इन सब के तो सारे अगेंस्ट में कॉलोनिज्म दिखते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे डिवाइस किया कि कॉलोनिज्म को जस्टिफाई करें, उसमें कितनी कंट्राडिक्शंस रही, इसको आपके इसमें लिखनी है। मैंने डिस्कस किया है इसको उस वीडियो में। डिस्कस द नेशनलिस्ट, इंपेरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबअल्टर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यही इस वीडियो, 2 वीडियो में जो मैंने कहा उसका एक तरह से निचोड़ आपको लिखना है। क्रिटिकली एनालाइज मेजर आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इसका जस्ट एक पैराफ्रेज है, यहां नाम नहीं दिया गया है, इसको दे दिया गया आइडियोलॉजिकल अप्रोचेज। विच अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कन्विंस्ड यू मोस्ट, ये इस तरह से कहने का है कि आप इन चारों में किससे ज्यादा कन्विंस हैं। और गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू, तो आप अपने आर्गुमेंट दीजिए कि क्यों आप, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं सब अल्टर्न से सबसे ज्यादा कन्विंस हूं, तो क्यों कन्विंस है, इज लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम गाइड में फुल फ्लेजेड आंसर लिखने की, इन सब की कोशिश करूंगा, मैं ये कह रहा हूं। ये डियर स्टूडेंट रेफरेंसेस आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं, रेफरेंसेस प्लीज इसको देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा इधर उधर से पढ़ाई की है, जिसको कि इसमें यहां लिखना संभव नहीं है, लेकिन ये दीज आर द मेन रेफरेंसेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट भी करें। आपको जान के खुशी होगी कि आज जब मैं आपको ये वीडियो नरेट कर रहा हूं तो आज शाम तक या रात तक आपकी जो चैनल है पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी, वो 1 लाख की हो जाएगी। और ये एक बहुत अच्छी नंबर है कि हमारी जो फैमिली है आज वो 1 लाख की हो जाएगी, 1 लाख मेंबरशिप की हो जाएगी। लेकिन इसको अभी बहुत आगे बढ़ाना है, यदि हमें ये जर्नी को पैशनेट वे में जारी रखना है, इसके लिए आपका योगदान चाहिए। यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और यदि आप गाइड डाउनलोड करना चाहते हैं, एग्जाम गाइड, तो आपको पता है कि ये इंस्टामोजो पे है, पीडीएफ वर्जन में है और एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे, एक चॉकलेट से भी कम कीमत पे अवेलेबल है। आप इसका फायदा उठाएं। इसके अलावा इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कृपया क्वेश्चन ऐसा पूछे जिसका जवाब 1-2 लाइन में दिया जा सके, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। तब तक के लिए, जबकि नए वीडियो लाएंगे DSC 3 पे, यूनिट 2 पे, विदा।